हेलो गाइस, हमारा चैनल में किसी भी स्टोरी में दिखाए गए पात्र और कैरेक्टर सब काल्पनिक है और किसी भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता है और रिलीजन। चलो स्टोरी शुरू करते। मेरी मोहब्बत है। अदनान कार ड्राइव करते हुए बीच बीच में मदीहा को ही देख रहा था जो एकटक बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था सिवाय खामोशी के, पर आंखों में एक दर्द था, एक तड़प। अदनान उसे देखते देखते ही अपनी एक पुरानी याद में खो गया। फ्लैशबैक। एक आदमी जिसकी उम्र करीब 29-30 साल की होगी, वो दिखने में बहुत हैंडसम था। वो एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र करीब 5-6 साल होगी, उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में आता है। उस आदमी ने किसी वकील की तरफ कपड़े पहन रखे थे। वो लोग जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं, वो छोटी लड़की जल्दी से उस आदमी के पीछे छिप जाती है और ये देखकर उस आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही वो आदमी एक नजर सामने देखता है जहां एक 17-18 साल का बेहद हैंडसम सी लड़का कोई किसी किताब में खोया हुआ था। इस कम उम्र में भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, वो उसे सबसे अलग बनाती थी। वो आदमी एक नजर उस लड़के को देखकर कहता है, अदनान, ये क्या शिकायत आई है हमारे पास तुम्हारी? यह आवाज सुनकर अदनान, जिसका सारा ध्यान अपनी किताब में था, वो नजरें उठाकर उस आदमी की तरफ देखकर है, पर जैसे ही उसकी नजर उनके पीछे छिपी छोटी सी लड़की पर जाती है, उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो उसे घूरते हुए कहता है, कपकेक, क्या शिकायत कर कर आई हो मेरी? तुम जरा मेरे पास आकर भी बताओ। उसके ऐसे घूरने पर मदीहा और डर जाती है, उस आदमी को और कसकर पकड़ लेती है। ये देखकर वो आदमी अदनान को डांटते हुए कहते हैं, अदनान, तुम डरा रहे हो मेरी प्रिंसेस को, और तुम्हारी शिकायत यह है कि अब तुम मेरी प्रिंसेस के साथ खेलते क्यों नहीं हो? देखो कितनी अपसेट है वो। अदनान उनकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहता है, ओ फॉर गॉड सेज, अब क्या मैं एक 18 साल का होकर बाबी डॉल्स के साथ खेलूं? आर यू किडिंग मी फ्रेडी? उसकी बात सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, अभी घर घर खेलो, बाद में घर बसाना उसके साथ। उनकी बात सुनकर अदनान तल्खी से कहता है, जब हमारी शादी हो जाएगी तो इसे बिल्कुल सुधार दूंगा मैं। एक तो आपने इसे सिर पर चढ़ा रखा है, कुछ भी हो पहुंच जाती है आपके पास शिकायत करने। वो आदमी हल्का मुस्कुराते हुए, तो वो तो करेगी ही शिकायत, खैर तुम इसके साथ अभी खेलोगे और क्या किताबों में घुसे रहते हो? तुम ना भी पढ़ो तो डिस्ट्रिक्ट टॉप ही करोगे, समझे? फिर मदीहा को देखकर, प्रिंसेस आप जाओ अपनी डोल ले आओ, ये खेलेंगा आपके साथ। उनकी बात सुनकर मदीहा एक नजर अदनान को देखती है जो उसे घूर रहा था, फिर खुशी खुशी वहां से चली जाती है और उसके जाते ही उस आदमी के चेहरे के भाव एकदम सख्त हो जाते हैं और वो अदनान से कहते हैं, क्या किया है तुमने? कल स्कूल में कंप्लेन आई है तुम्हारी, स्कूल से एक बच्चे को किस कदर पीटा है तुमने, उसके हाथ की 2 हड्डियां टूटी है। अदनान बिना किसी भाव के बड़े बेपरवाह लहजे में कहता है, उसने मेरी कपकेक को टंच किया था, ये तो करना था। आदमी, तो तुम उसे इस तरह मारोगे और तुम्हें पता भी है इसका नतीजा क्या हो सकता है? तुम्हें स्कूल से रस्टिकेट कर सकते हैं वो लोग, या और कोई लीगली एक्शन भी ले सकते हैं उस लड़के के पेरेंट्स। अदनान हल्का सा मुस्कुरा कर, तो आप है ना उसके लिए लड़िएगा मेरा केस, यूं ही तो इंडिया के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर नहीं है आप? आदमी चिढ़ते हुए, हाँ इसीलिए तो लॉयर बना हूं मैं, ताकि अपने भतीजे की केस लड़ता रहूं। अदनान, हाँ तो मसला क्या है? फिक्र ना करें, फ्री में नहीं लड़ने के लिए कहूंगा, फीस मिल जाएगी आपको आपकी। आदमी, और कहाँ से दोगे मेरी फीस? पता भी है कितने जीरो लगते हैं उस डिजिटल में? अदनान, अपने चाचू से मानकर, बहुत रिच है वो, और मेरे लिए तो फिर कितने भी पैसे खर्च कर सकते हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो आदमी, हद है, मतलब मुझसे पैसे मांगकर तुम मुझे ही दोगे? सच में अदनान सिद्दीकी से बहस में कोई नहीं जीत सकता, तुम्हें तो मेरी तरह लॉयर होना चाहिए, मुझे भी फेल कर दोगे। अदनान, आप जानते हैं मुझे ये प्रोफेशन कितना नापसंद है, मैं जिंदगी में कभी भी लॉयर नहीं बनूंगा, बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे, और आप जानते हैं मुझे क्या करना है और क्या बनना है। आदमी मुस्कुराते हुए, हाँ मुझे पता है, तुम्हें तो एक सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। वैसे लंदन यूनिवर्सिटी से तुम्हारे पास कॉल आया है, तुमने घर वालों को बताया? अदनान, अभी नहीं, बोर्ड्स के बाद, अभी मैं इसे एक सीक्रेट रखना चाहता हूँ, और वैसे भी कपकेक को पता चला तो वो अभी से तमाशा लगना शुरू कर देगी, उसे समझाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं मानी तो मैं नहीं जाऊंगा। आदमी, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है कितने कम लोगों का सिलेक्शन होता है वहां पर, और अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए, और वो अभी बहुत छोटी है, तो तुम तब तक अपना फ्यूचर बनाओ, उसे समझाओगी तो मान ही जाएगी, और मैं हूं ना यहाँ पर, इसलिए ज्यादा मत सोचो, भूलो मत, तुम्हारा हर सपना मेरा सपना भी है। अदनान, आपका सपना तो मुझे भी लोअर बनते देखने का था। आदमी, और मुझे पता है कि वो मुमकिन नहीं है, इसलिए सपना चेंज कर दिया। वो अभी बातें ही कर रहे थे कि शिफा जी वहां आकर उस आदमी को ऐसे तैयार देखकर कहती है, फवाद आज भी तुम्हारे ऑफिस जाना है? आज तो रुक जाते, संडे है आज, इतना काम 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 अच्छा नहीं है।
फवाद यानी कि वो आदमी उन्हें हल्का सा साइड हक करते हुए कहता है, अरे भाभी कुछ इम्पोर्टेंट काम है और पक्का इस केस के बाद हम कहीं घूमने चलेंगे, अदनान के भी एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब तक। शिफा जी खुश होते हुए, हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। फिलहाल तुम दोनों नीचे आओ, नाश्ता तैयार है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद फवाद जी जरा शरारत से कहते हैं, जलन तो नहीं होती, तुम्हारी अम्मी मुझसे तुमसे ज्यादा प्यार करती हैं। अदनान, आपने मेरी अम्मी औरत मेरी फ्यूचर वाइफ दोनों को चुरा लिया है और आदत हो चुकी है मुझे इसकी। अब पर देखना, जब कपकेक बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे इतना अपने जैसा बना लूंगा कि आपका नाम भी नहीं सुनना चाहेंगी। ये बात उसने कही तो जरूर थी, पर उसे यह नहीं पता था कि इसका असर क्या होगा। फ्लैशबैक एंड। यही सब सोचते सोचते अदनान की कार हवेली के बाहर आकर रुकती है। मदीहा कार रुकते ही अपना बैग लेकर फौरन कार से उतर जाती है और बिना अदनान को देखे अंदर चली जाती है। वहीं अदनान का ध्यान उसी पर था। वो इस उम्मीद में था कि वो उसे पलटकर जरूर देखेंगी, पर उसने नहीं देखा और यह महसूस कर कर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक दर्द जरूर उठा था। अदनान कुछ देर तक मेनन एंट्रेंस को देखता है और फिर कार आगे बढ़ाकर वहां से निकल जाता है। इधर मदीहा अंदर आती है तो सब वही मौजूद थे। उसे आता देख शिफा जी मुस्कुराते हुए कहती है, आ गए तुम दोनों, अदनान कहाँ है, उसी के साथ थी ना तुम। उनके पूछने पर मदीहा को अदनान की याद आती है, वरना वो तो अपने ख्यालों में गाड़ी से उतरकर घर कब तक आ गई थी और उसे कुछ होश ही नहीं था। मदीहा वो उन्हें कुछ काम था तो थोड़ी देर में घर आएंगे, मुझे बाहर छोड़कर ही चले गए। नाजिया, अच्छा ठीक है, तुम जाओ आराम करो, ठीक गई होगी। उनके कहने पर मदीहा चुपचाप चली जाती है। सोफिया जो उसका बिहेवियर नोटिस कर रही थी कुछ सोचकर कहती है, अम्मी यह इतनी शांत क्यों लग रही है। शिफा जी कुछ नहीं, वापस थक गई होगी, ज्यादा मत सोचो, तुम भी थोड़ी देर आराम करने दो उसे। थोड़ी देर बाद अदनान अपनी ऑफिस की बड़ी सी बिल्डिंग की छत पर खड़ा शहर को देख रहा था जो अब लाइटों से जगमगा रहा था। वो एकटक उन लाइटों को देख रहा था, तभी कोई उसके बगल में आकर खड़ा होता है। ये कबीर था। उसे ऐसे देखकर कबीर जरा फिक्र के साथ कहता है, अदनान तुम ठीक हो। अदनान बिना उसकी तरफ देखे अपनी गहरी आवाज में, आज उसे फिर पैनिक अटैक आया। उसकी बात सुनकर कबीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो हैरान होते हुए ही कहता है, क्या। पर अब तो वो ठीक हो चुकी थी, फिर ऐसे अचानक। अदनान तल्खी से मुस्कुराते हुए, वो बीमार नहीं है जो ठीक होती, ये तो उसके जख्म है जो अभी तक नहीं भरेन, और भरे भी कैसे, सिर्फ 7 साल की थी वो तब जब वो हादसा हुआ था और मेरी सांसें रुक गई थी, आज उसे वैसे ही देखकर कबीर। ये कहते वक्त उसकी आवाज में एक दर्द था जिसे समझते हुए कबीर उसे समझाते हुए कहता है, अदनान तुझे उसे संभालना पड़ेगा यार, तू इस तरह हार नहीं सकता है, केवल तू वाकिफ है उसकी सिचुएशन से, घर वालों को भी कुछ नहीं पता। अदनान, मैं तो उसे संभाल लूंगा, पर मुझे कौन संभालेगा, तुम्हें अंदाजा भी है उसे इस तरह देखकर क्या बीतती है मुझ पर जब हर किसी के सामने मुस्कुराती है वो, पर उसकी आंखों में छुपा वो दर्द कोई नहीं देख पाता। तुम्हें पता है कैसे लगता है मुझे जब उसे ऐसे घुट घुट कर जीता हुआ देखता हूँ। मेरी मोहब्बत है, वो मेरी जिंदगी है, अगर उसे कोई तकलीफ होगी तो दर्द मुझे होता है। वो खुद को मर्दरा समझती है, उसे लगता है उसने कत्ल किया है उनका। वो सोच भी कैसे सकती है यार। कबीर, तूने ही कहा ना अभी की बच्ची थी वो, तो बस यार समझ इस बात को भी कि वो इंसिडेंट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और जब तक वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेती उसकी हालत और बदतर होती जाएगी, और यह पैनिक अटैक इस बात का सिम्टम है कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है। अदनान, यू हैव टू डू समथिंग। अदनान, पर क्या करूं मैं यार, उसे देखकर इतना टूट जाता हूँ। कबीर, देखो अदनान, सबसे पहले तो तुम्हें उसे खुश करना होगा, उसे खुद से कनेक्ट करना होगा, उसके मन में डर निकालना होगा ताकि वो थोड़ा अटैच्ड हो तुमसे, और तुम ही हो जो उसे जरा नॉर्मल कर सकते हो। अब मोहब्बत इतनी आसान भी नहीं होती अदनान, और जो आसानी से हासिल हो जाए तो वो मोहब्बत नहीं होती। और फिलहाल तुम घर जाओ, वो इंतजार कर रही होगी तुम्हारा, उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है क्योंकि सिर्फ तुम वो जानते हो जो कोई नहीं जानता। अदनान दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ, वो मेरा इंतजार कभी नहीं करती, उसे मेरे होने ना होने से कभी फर्क नहीं पड़ता। यह वो छोटी सी मदीहा नहीं है जो मेरे उसके साथ खेलने से मना करने पर रूठकर सबसे शिकायतें करती थी। यह मेरी पुरानी वाली मदीहा नहीं है, ये जो है ये तो डरती है मुझसे, उसे लगता है कि कहीं वो मुझे भी कुछ ना कर दे। कबीर अदनान की तकलीफ समझ रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर बड़ी मुश्किल से कहता है, तो बना लो ना उसे अपनी वही पुरानी वाली मदीहा जिसकी सुबह भी तुमसे थी और शाम भी, बना लो उसे वैसा ही जैसा तुम चाहते हो, जैसा वो थी। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। उसकी बातें सुनकर अदनान ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन उसने कुछ बहुत बड़ा जरूर सोच लिया था। कबीर कुछ कहता उससे पहले ही वो उसे नजरअंदाज कर कर वहां से निकल जाता है, और कबीर उसकी इस हरकत पर नागवारी में सिर हिलाता रहा जाता है। जारी है। लेट्स सेलिब्रेट द नाइट स्वीट हार्ट।
अदनान घर आया तब तक काफी रात हो गई थी, सब अपने अपने कमरे में थे। वो भी सिथा अपने कमरे की तरफ चला गया, पर जब कमरे में आया तो सारी लाइट्स बंद थी सिवाय बेड साइड लैंप के। उसी लैंप की रोशनी में उसे मदीहा दिखी, जो बेड के एक साइड गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर वो हल्का का दर्द में मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, तुम मेरा इंतजार कभी नहीं कर सकती, क्योंकि इंतजार उसका किया जाता है जिसके होने या ना होने से फर्क पड़ता है, पर तुम्हारे लिए मेरा होना या ना होना कभी मायने नहीं रखा। कुछ देर तक उसे देखने के बाद वो वहां से सीधा बाथरूम की तरफ चला जाता है। बाथरूम का दरवाजा बंद होते ही मदीहा अपनी आंखें खोलती है। वो सो नहीं रही थी, बस आंखें बंद थी उसकी। वो एक नजर बंद दरवाजे को देखती है, फिर घड़ी को जो 11:30 बजा रही थी। ये देखकर वो खुद से ही बड़बड़ाती है, ना जाने कहां से आ रहे हैं, इतनी रात को हद होती है, वक्त की कोई खबर ही नहीं है। वो अभी बड़बड़ा ही रही थी कि दरवाजा खुलने की आवाज आई तो उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। अदनान बाथरूम से बाहर आया तो उसने वही अपना कुर्ता पजामा पहन रखा था। वो जैसे ही कमरे में आता है तो उसकी नजर कॉफी टेबल पर रखे खाने पर जाती है जो ढका हुआ रखा था। ये देखकर वो फौरन मदीहा की तरफ देखता है और उसकी पोजीशन देखकर वो फौरन समझ जाता है कि वो सो नहीं रही है, और ये देखकर उसके चेहरे पर जहां थोड़ी देर पहले मायूसी थी अब एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो कुछ सोचकर खाना वही रखा रहने देता है और लाइट्स वापस से ऑफ कर बेड पर अपनी जगह आकर लेट जाता है। इस बीच मदीहा आंखें बंद करे हुए भी उसकी हर एक मूवमेंट फील कर रही थी। और जब उसने उसे ऐसे बिना कुछ खाए लेटते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो वैसे ही लेटे हुए अपने मन में सोचती है, सुबह नाश्ता नहीं किया था, फिर लंच भी नहीं खाया था और अब डिनर भी नहीं कर रहे बाहर से, तो कभी खाकर नहीं आते, पूछूं क्या। फिर झट से अपने जहन के ख्याल झटकते हुए खुद से ही कहती है, नहीं नहीं, पूछूंगी तो लगेगा कि फिक्र कर रही हूँ, और मुझे थोड़ी ना फिक्र है किसी की। ये सब सोते हुए वो दोबारा सोने की कोशिश करती है, पर अब नींद आना मुमकिन नहीं था। उसका दिल चाह रहा था कि वो उससे पूछे, पर जहन बार बार मना कर रहा था। कुछ सोचकर वो दोबारा खुद से कहती है, ऐसे कैसे सो सकती हूँ मैं, इंसानियत के नाते ही सही पूछना तो चाहिए। हाँ, पूछ लेती हूँ, वैसे भी नींद नहीं आएगी। यही सब सोचकर वो वैसे ही लेटे हुए सीलिंग को देखकर खामोशी तोड़ते हुए हल्की सी आवाज में कहती है, खाना नहीं खाया आपने। उसकी आवाज सुनकर अदनान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे इसी आवाज का इंतजार था और उसे पता था कि यह आवाज जरूर आएगी। वो भी वैसे ही लेटा हुआ अपनी नम्र आवाज में पूछता है, तुम सोई नहीं, अभी तक इंतजार कर रही थी मेरा। मदीहा झेपते हुए, न नहीं, वो आपने बाथरूम का गेट बंद किया तो आवाज से आंख खुल गई। माँ, मैं क्यों इंतजार करूंगी आपका। उसकी बात सुनकर अदनान मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, ओ सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हुई, ना सो जाओ तुम दोबारा। इतना कहकर वो पलटकर उसकी तरफ पीट कर सो जाता। उसकी इस हरकत पर वो कुछ और चिढ़ गई और हल्का परेशान होते हुए कहती है, आपने खाना तो खाया नहीं है, ऐसे क्यों सो रहे हैं बिना कुछ खाए। अदनान उसके और कुछ मजे लेते हुए, मन नहीं है मेरा। अब भाई, पहली बार तो बीवी फिक्र कर रही थी, मजे तो लेना बनता था। उसकी ऐसी बेफिक्री देखकर मदीहा उठकर बैठते हुए घुटनों के बल उसके नजदीक आकर उसका कंधा हिलाते हुए कहती है, चुपचाप खा लीजिए ना, क्यों नखरे कर रहे हैं। उसकी जिद देखकर अदनान खुद भी उठकर बैठ जाता है और एक गहरी सांस लेकर बिना किसी भाव के उसे देखते हुए ही कहता है, तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है, मैं खाऊं या ना खाएं, इट शुड नॉट मैटर फॉर यू। मदीहा उसकी बात सुनकर झेप जाती है। अब वो ये तो कह नहीं सकती थी कि उसे उसकी फिक्र थी। अब जो बात वो खुद नहीं मान रही थी वो उसे कैसे कह दे, इसलिए बातें घुमाते हुए कहती है, वो तो मैं इसलिए कह रही थी ताकि आप ठीक से खाओ और अपनी तबीयत ना बिगाड़ लो, वरना ताया अम्मी तो मुझे यही कहेंगी ना कि मैंने आपका ठीक से ख्याल नहीं रखा, और फिर सारी बात मुझ पर आएगी और घर वाले मुझे कटघरे में खड़ा कर देंगे, इसलिए कह रही हूँ, खा लीजिए चुपचाप, ज्यादा नाटक मत कीजिए, वैसे भी मुझे किसी के नखरे उठाने की आदत नहीं है। इतना कहकर वो खुद बेड से उतरकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी पूरी ताकत से खींचकर उठाने की कोशिश करने लगती है, पर कहा वो नन्ही सी जान और कहा उसके सामने बैठा वो हट्टा कट्टा आदमी, वो उसे जरा सा हिला तक नहीं पा रही थी। वही अदनान उसकी गोल गोल बातें सुनकर नागवारी से उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसकी बीवी इतनी सफाई से झूठ बोलती थी कि उसके इस हुनर के आगे तो वो खुद भी हार जाता था। अगर वो उसकी फितरत से वाकिफ ना होता तो पक्का उसके नाटक को सच मान बैठता। मदीहा जब उसे खींचते हुए थक जाती है तो उसका हाथ जैसे खींचकर मुंह से उठाने की कोशिश कर रही थी, बुरी तरह बेदर्दी से झटकते हुए मुंह बनाकर कहती है, या अल्लाह, कितने नखरे हैं आपके, शर्म कीजिए जरा, आपके इस हाथी जैसे शरीर को मैं चींटी जैसी लड़की उठाने की कोशिश कर रही हूँ, अब तो उठ जाए।
उसके इस कॉम्प्लीमेंट पर अदनान की भौहें सिकुड़ जाती है, मतलब लड़कियां मरती है उसकी बुढ़ी पर, और उसकी यह पिद्दी सी बीवी चलते फिरते उसकी ऐसे बेइज्जती करती है, और वो मोहब्बत का मारा उस पर आवाज ऊंची करना तो दूर की बात है, नजरें तक ऊंची नहीं कर पाता। मदीहा दोबारा उसे खींचते हुए, उठिए ना अब, और क्या ढोल नगाड़े बजवाओ। उसकी आवाज दोबारा सुनकर वो जरा होश में आता है और इस बार खड़ा होते हुए उसे घूर कर देख कर कहता है, अच्छा तो अब तुम मेरी बॉडी पर सवाल उठा रही हो, लड़कियां मरती है मेरी पर्सनैलिटी पर, समझी जिम में पसीना बहाकर बनाई मैंने ये बॉडी, मैंने इसके खिलाफ नहीं सुनूंगा मैं कुछ, पर खैर तुम्हें क्या पता होगा, तुम खुद तो मेरे एक डंबल से भी आदी हो। उसकी बात सुनकर वो एकदम चिढ़ जाती है, फिर कुछ सोचकर उसे अजीब नजरों से घूरते हुए उसके चारों तरफ घूमने लगती है। उसकी नजरों को समझते हुए अदनान पूछता है, क्या है, घूर क्यों रही हो। मदीहा, घूर नहीं रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। अदनान अपनी एक आईब्राव उठाते हुए कहता है, क्या ढूंढ रही हो। मदीहा, देख रही हूँ, ऐसा क्या है आप में जो लड़कियां आप पर मरती है, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आजकल की लड़कियों की पसंद को हो क्या गया है, वेरी डिसपॉइंटिंग। कसम से जो आप पर मरती है ना, उन्हें मर ही जाना चाहिए, वो भी चुल्लू भर पानी में डूबकर। मदीहा की बातें सुनकर अदनान को गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो उसे चलते हुए पंखे से टांगते, पर अफसोस वो सिर्फ ऐसा सोच सकता था, क्योंकि अगर उसे एक खरोंच भी आ जाती थी तो उसकी धड़कनें रुक जाती थी, और इसी बात का लो हमेशा अनजान बनते हुए या शायद अनजान बनते हुए फायदा उठाती थी। उसकी इंसल्ट करना तो दूर की बात है, लोगों की नजरें नहीं उठती थी उसके सामने, और यहाँ उसकी यह बीवी थी जिसे उसकी ना कदर थी ना फिक्र। अदनान उसके जरा नजदीक होते हुए कहता है, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है आजकल। मदीहा, क्यों, सरकार ने जबान पर भी टैक्स लगा दिया है क्या, जो सोच समझ कर चलाऊं। अदनान दांत पीसते हुए, कैसा हो कि मैं यही तुम्हारा कत्ल कर कर इसी बेड के नीचे तुम्हारी डेड बॉडी गाड़ दूं। उसकी बात सुनकर मदीहा डर जाती हैं और हल्का सा पीछे होते हुए जबरदस्ती अपने दांत दिखाते हुए कहती है, आप तो हाथापाई पर उतर आए, में तो बस मजाक कर रही थी, और आए ना खाना खाए, बातें तो होती रहती है। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाती है और उसके लिए खुद खाना सर्व करने लगती है, वही अदनान बस उसे निहार रहा था, आज वो पहली बार उसके वाइफ वाले काम कर रही थी। वैसे तो अदनान ने उसे बचपन से ट्रेन कर दिया था, वो अपने सारे काम उसी से कराता था जबरदस्ती, क्योंकि उसे अच्छा लगता था जब वो कुछ करती थी उसके लिए, पर आज कुछ अलग था, आज वो खुद कर रही थी सब कुछ अपनी मर्जी से, बिना किसी जबरदस्ती के। उसे खाना निकालता देख वो पूछता है, तुमने खाया। मदीहा, जो अब तक खाना निकाल चुकी थी, वो प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बड़ा इठलाते हुए कहती है, हाँ। आपको क्या लगता आपके लिए भूखी बैठी रहूंगी। अदनान प्लेट अपनी तरफ सरकाते हुए, मैं वो उम्मीदें नहीं लगाता जो मुमकिन ना हो। ये कहते हुए उसने एक निवाला मदीहा की तरफ बढ़ाया, जो देखकर वो नासमझी में उसे देखकर कहती थी, अभी कहा तो आपको कि खा लिया मैंने। फिर क्यों। अदनान बेहद प्यार से उसकी आंखों में देखकर, एक निवाला मेरे लिए। उसके ऐसे कहने पर मदीहा उसे बस देखती रह जाती है, फिर कुछ सोचकर हल्का सा झुककर का लेती है, वही उसके खाने के बाद अदनान खुद भी खाने लगता है, वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स बाद कुछ खा रहा था, वरना उसका ध्यान अपनी बीवी से हटा कहा था। मदीहा उसे खाना खाते हुए ही देख रही थी, तभी उसकी नजर प्लेट में रखी रसमलाई पर जाती है और वो हसरत भरी नजरों से उसे देखने लगती है। दरअसल हमारी मदीहा को बचपन से ही मीठा बहुत पसंद था, और आज नाजिया जी ने स्पेशली डेजर्ट में रसमलाई बनाई थी। नीचे बहुत ज्यादा लड़ झगड़ने के बाद भी उसे सिर्फ एक कटोरी ही मिली थी, क्योंकि खाने पीने को लेकर नाजिया जी बहुत स्ट्रिक्ट थी और उनके हिसाब से ज्यादा मीठा ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मदी को एक कटोरी से ज्यादा एक चम्मच नहीं खाने दिया था। वो बड़े प्यार से उस रसमलाई की कटोरी को देख रही थी, और अदनान उतने ही प्यार से उसे, वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसे मीठा कितना पसंद है। बचपन में भी वो हमेशा कुछ अच्छा काम करने के बाद उसके पास आती थी और वो उसे बहुत सारी चॉकलेट्स रिकॉर्ड के तौर पर देता था, या कभी स्कूल से आता था तो उसके लिए हमेशा चॉकलेट लेकर आता था, और जिस दिन न लेकर आए उस दिन साफ था कि घर पर क्लेश होना है। वो खाना खाते हुए ही रसमलाई की कटोरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, खा लो, मुझे पसंद नहीं, और जिस हसरत से तुम इसे देख रही हो कहीं शर्मा ना जाए ये। उसकी बात सुनकर वो खुश होते हुए पूछती है, खा लूं पक्का। आप अम्मी से शिकायत तो नहीं लगाएंगे। अदनान, शिकायत लगाना तुम्हारा काम है आज भी और बचपन में भी, तो इससे मेरे हिस्से मत डालो, और हाँ, अगर दोबारा पूछा तो फिर मैं खुद खा जाऊंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। उसकी धमकी सुनकर वह फौरन कटोरी हाथ में उठाकर रसमलाई खाने लगती है। खाने के मामले में उसे शेयरिंग बेयरिंग नहीं पसंद थी वैसे भी। अदनान भी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था, ऐसी ही तो थी उसकी मोहब्बत, थोड़ी नादान सी, थोड़ी अजीब सी, पर अंदर से उतनी ही मेच्योर, उतनी ही समझदार, उतनी ही ज़हीन, जो हर किसी को समझ नहीं आती थी।
मदीहा एक खुली किताब की तरह थी, बस किसी दूसरी भाषा में, जिसे समझना और पढ़ना दोनों ही नामुमकिन था। पर अदनान के लिए यह बहुत आसान था, क्योंकि वो उसे मोहब्बत की नज़रों से पढ़ता था, समझता था, जानता था। मदीहा से ज़्यादा तो अदनान को पता होता था कि वो क्या सोच रही है, क्या करेगी, क्या बोलेगी, क्या खाएगी, क्या पहनेगी, सब कुछ। ऐसे ही उसके बाद दोनों ने खामोशी से अपना अपना खाना खाया। हाँ, बीच बीच में अदनान जरूर नजर उठाकर उसे देख लेता था, पर मदीहा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी रसमलाई पर था। अब भाई खाना मोहब्बत थी उसकी पहली। खाने के बाद मदीहा ने ही सारे बर्तन समेट कर वहीं रख दिए। अदनान ने उसे नीचे जाने से मना किया था, क्योंकि उसे पता था अगर अभी वो नीचे जाएगी तो जरूर कोई नया कांड कर कर आएगी। रात भी बहुत हो गई थी, इसलिए इस वक्त सोना ना ही बेहतर था। मदीहा बैग की तरह जा ही रही थी कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया, और वो फौरन उसके पास वापस आकर उसके बिल्कुल नजदीक खड़े होकर उसे घूरते हुए अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट कर कर कहती है, कितने बड़े कंजूस हैं आप, शर्म नहीं आती आपको, ये पैसे कब्र में लेकर जाएंगे जो कमा रखे हैं। उसके इस नए कम्प्लीमेंट पर अदनान को बहुत हैरानी हुई। उसे एक दू चंगेज खान, बदतमीज, घमंडी, यह सब कुछ तो समझ आता था, पर कंजूस, ये तो शायद वो आखिरी चीज होगी इस दुनिया में जो वो कभी होगा। हर दिन जितने करोड़ों रुपए लुटाता था वो, उस हिसाब से यह टाइटल उस पर कहीं से भी सूट नहीं कर रहा था। अदनान, वो कैसे जान सकता हूँ। मदीहा उसे वैसे ही घूरते हुए, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हैं। अदनान, और वो क्या। मदीहा एक कदम और उसके नजदीक आकर कहती है, मेरी मुंह दिखाई को पूरे 2 दिन हो गए शादी को, और आपने मुझे मेरी मुंह दिखाई नहीं दी। आपको पता है आज सब मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी मुंह दिखाई में क्या मिला, मुझे क्या जवाब देती मैं अम्मी को कि मेरे शौहर इतने कंजूस है कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि बीवी के लिए कुछ लाना भी होता है। उसकी बात सुनकर एकदम से अदनान को याद आया कि उसे शायद कोई तोहफा तो उसे जरूर देना चाहिए था, पर इन सब चीजों में वह इस बारे में भूल ही गया था। पर फिलहाल वह बिना किसी भाव के बड़े एटीट्यूड से कहता है, मुंह दिखाए, लेकिन कौन सी मुंह दिखाएं, तुम्हारी यह अजीबोगरीब शक्ल जो मैं बचपन से देखता रहा हूँ, अब इसे देखने के लिए भी मुझे कुछ देना पड़ेगा, ये कौन सा लॉजिक हुआ। उसकी बात सुनकर मदीहा का छोटा सा चेहरा पूरा लाल हो जाता है गुस्से में, और वो लगभग चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट द हेल डू यू मीन बाय अजीबोगरीब शक्ल, कभी अपनी शक्ल देखी आपने, ऐसा लगता है जैसे उल्टा एवोल्यूशन हो गया हो, बंदरों से तो मिलते हैं आप, पता नहीं इंसान कैसे पैदा हो गए। एक और अजीब कम्प्लीमेंट। अब तक अदनान समझ गया था जिंदगी में उसकी बीवी कभी उसकी तारीफ तो नहीं कर सकती, हाँ बेइज्जती जरूर करती रहेगी टाइम टाइम पर। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था उसे पर तभी उसके दिमाग में कुछ आया, और वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए एकदम से उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने नजदीक खींचता है और बेहद मदहोशी से कहता है, यू आर राइट कपकेक, मुझे तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा नहीं भूलना चाहिए था, पर मुझे अभी अभी याद आया हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए हैं। मदीहा, जो पहले ही उसके इस तरह नजदीक खींचे जाने पर हल्का सा घबरा गई थी, उसके इस सवाल पर नासमझी में उसे देखती है, जैसे पूछ रही हो और क्या भूल गए हो। अदनान उसकी आंखों में सवाल को समझते हुए वैसे ही मदहोशी भरी आवाज में कहता है, आवर वेडिंग नाइट बेबी, हाउ कुड यू फॉरगेट सच अ स्पेशल इवेंट, कोई बात नहीं, अब मुझे याद आ गया है ना, और देखो माहौल भी है, तुम भी हो, मैं भी हूँ, तो क्यों ना आज कुछ एक्साइटिंग किया जाए, लेट्स सेलिब्रेट द नाइट स्वीट हार्ट। उसकी बात सुनकर तो वह ऊपर से नीचे तक जैसे कांप गई थी। वह डरते हुए खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वही उसे इस तरह डरता देख अदनान को अलग ही मजा आ रहा था। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ जाते हुए कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरा मूड बन गया, कुछ तो करना पड़ेगा। वही उसकी इस हरकत पर मदीहा खौफ से कांप गई थी। बस एक यही चीज थी जिसकी उम्मीद उसने अदनान से नहीं की थी फिलहाल। तुम क्या सच में अदनान कुछ एक्साइटिंग करने वाला है? जारी है। सॉरी बेबी। अदनान उसकी आंखों में सवाल को समझते हुए वैसे ही मदहोशी भरी आवाज में कहता है, आवर वेडिंग नाइट बेबी, हाउ कुड यू फॉरगेट सच अ स्पेशल इवेंट, कोई बात नहीं, अब मुझे याद आ गया है ना, और देखो माहौल भी है, तुम भी हो, मैं भी हूँ, तो क्यों ना आज कुछ एक्साइटिंग किया जाए, लेट्स सेलिब्रेट द नाइट स्वीट हार्ट। उसकी बात सुनकर तो वह ऊपर से नीचे तक जैसे कांप गई थी। वह डरते हुए खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वही उसे इस तरह डरता देख अदनान को अलग ही मजा आ रहा था। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ जाते हुए कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरा मूड बन गया, कुछ तो करना पड़ेगा। वही उसकी इस हरकत पर मदीहा खौफ से कांप गई थी। बस एक यही चीज थी जिसकी उम्मीद उसने अदनान से नहीं की थी फिलहाल। वही अदनान उसे बाहों में उठाए बैग की तरह जाने लगता है। मदीहा सहमी आंखों में उसे ही देख रही थी। उसकी तो जैसे हल्क से ही आवाज नहीं निकल रही थी। वो बड़ी हिम्मत कर कर डरते हुए ही खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, द दूर दूर रहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अदनान उसे वैसे ही मदहोशी से देखते हुए अपनी गहरी आवाज में कहता है, क्यों नहीं कर सकता, शौहर हूँ, तुम्हारा हक है मेरा। अब तक वो बेड के पास पहुंच गया था। वो बड़े ध्यान से मदीहा को बेड पर लेटाता है और खुद भी उसके ऊपर आकर उसकी तरफ झुकने लगता है।
अदनान के इतने फास्ट एक्शन पर वो और ज्यादा सहम जाती है। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखों में डर और घबराहट साफ चीख चीख कर अपनी मौजूदगी बता रही थी। उससे कुछ बोले नहीं बन रहा था। वो बड़ी हिम्मत कर फिर भी टूटे फूटे शब्दों में कहती है, अदनान जी, प्लीज मुझे कुछ नहीं करना। अदनान उसके ऊपर झुककर उसके ईयरलोब को चूमते हुए सरखोशी से कहता है, पर मुझे तो करना है ना कपकेक। उसकी बात सुनकर तो उसकी हालत और बदतर हो गई। सांसें जैसे रुक गई थी, दिल की धड़कनें इस कदर तेजी से चल रही थी जैसे उसका दिल अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। वो ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ बुरी तरह कांप रही थी, घबरा रही थी, उसकी आंखें भी नम होने लगी थी। वही अदनान जो अभी तक सब कुछ सिर्फ उसे छेने के लिए कर रहा था, अब खुद भी उसकी कुर्बत में पिघलने लगा था। उसकी नजदीकी उसके अंदर के जज्बात जगा रही थी। इसी मदहोशी में उसने ना जाने कब उसके होंठ मदीहा की गर्दन को चूमने लगा। उसे एहसास ही नहीं हुआ जो सिलसिला उसने सिर्फ उसे परेशान करने के लिए शुरू किया था, अब उसमें वो खुद खोता जा रहा था। वो अपने एहसासों में इस कदर उलझ गया कि मदीहा के डर पर उसका ध्यान गया ही नहीं। वही जब मदीहा ने अपनी गर्दन पर उसके गर्म होंठ महसूस करे तो वो एकदम से हट गई और उसकी आंखों से एक आंसुओं की धार उसके गालों से होते हुए उन्हें भिगा गई। उसका जैसे भरोसा टूटने लगा था, चाहे वो अदनान को कुछ भी उल्टा सीधा कहती हो, पर उसे भरोसा था उस पर कि वो अभी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, और आज उसे इसी भरोसे के टूटने का डर लग रहा था। यहाँ अदनान तो अपनी कुर्बत में इतना खो गया कि उसे मदीहा का ख्याल तक नहीं आया। वो बस उसकी गर्दन पर जगह जगह वेट किसेस कर रहा था। उस छून में कोई हवस नहीं थी, सिर्फ एहसास थे। उसकी गर्दन को चूमते चूमते ही अदनान का एक हाथ उसके कुर्ते के अंदर उसकी कमर तक जा पहुंचा और वो बड़े ही मदहोशी से उसकी कमर को सहला रहा था। तभी उसके कानों में मदीहा के सिसकने की आवाज आए और वो जैसे किसी नींद से जागा। उसने फौरन उससे दूर होकर उसके चेहरे की तरफ देखा जो आंसुओं से भीगा हुआ था। औरत वो अपनी आंखों में दुनिया जहां की नाराजगी ले उसे ही देख रही थी। चेहरा रोने के कारण लाल था, पलकें भींगी हुई सी थी, डर और घबराहट अभी भी आंखों में चमक रही थी। उसे इस तरह देखकर अदनान को जैसे खुद का कत्ल करने का जी चाह रहा था। वो ऐसे कैसे कर सकता था, ये जानते हुए भी कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, ये जानते हुए भी कि उसके अंदर एक डर और खौफ पनपा हुआ है, फिर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। वो अपना हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए बढ़ाते हुए कहता है, कपकेक। पर मदीहा इस वक्त बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो फौरन अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर तो अदनान को और तकलीफ होती है, वो उससे डर रही थी, यह सोचना भी कितना दर्दनाक था उसके लिए। अदनान उससे मोहब्बत करता था, उसे उसकी रूह की ख्वाहिश थी, जिस्म की नहीं। वो उनमें से नहीं था जो जिस्म की तलब को मोहब्बत का नाम देते हैं और खुद एक आशिक होने का दावा करते हैं। उसके लिए मदीहा वो शख्स थी जो उसकी रूह में बसती थी, जो उसकी सांसों की जरूरत थी। वो अदनान सिद्दीकी की मोहब्बत थी, उसकी जिस्मानी जरूरत नहीं। उसे ऐसे डरता देख वो उससे दूर होता है और उसके खुद के ऊपर से उठते ही मदीहा फौरन उठकर बैठ जाती है और वही बेड पर साइड में पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर उससे खुद को ढकने लगती है, जो अदनान ने ही गलती से निकाल दिया था। वही अदनान जो उसे इस तरह डरते देख जरा घबरा गया था, वो उसकी तरफ खिसकते हुए उसे पुकारता है, कपकेक। पर मदीहा और डरकर पीछे हो जाती है। उसकी आवाज सुनकर ये देखकर वो एक झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और वो सीधा उसके सीने से आकर लगती है। इससे पहले कि वो उससे दूर हो पाती, वो अदनान की बाहों की गिरफ्त में थी। अदनान से उसे कसकर अपने सीने से लगाया हुआ था और वो धीरे धीरे उसकी पीठ को सहलाते हुए बेहद प्यार से उसे शांत कराते हुए कहता है, शुश कपकेक, शांत बेबी, रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा मैं, शांत, एकदम शांत। वो अभी भी उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर जब वो उसकी पकड़ से आजाद नहीं हो पाई तो उसे मजबूरन कोशिश छोड़नी पड़ी। वही उसे अब जरा शांत देखकर अदनान उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और धीरे धीरे उसकी पीठ से हिलाने लगता है। वो खुद बैकग्राउंड से टिककर बैठा हुआ था। जब उसे वो थोड़ी थोड़ी शांत होती दिखती है तो वो हल्का सा झुककर उसके माथे को चूम कर कहता है, सॉरी कपकेक। फिर उसकी बंद आंखों को बारी बारी चूमते हुए, आई एम रियली सॉरी। फिर उसकी नाक पर हल्का सा चूमते हुए, सॉरी बेबी दिल। ऐसे ही वो उसके पूरे चेहरे पर सॉफ्ट बेबी किसेस दे रहा था, कभी गालों पर, कभी आंखों पर, कभी नाक पर, कभी चिन पर, और अब वो भी पूरी तरह शांत हो चुकी थी। दरअसल यह अदनान का तरीका था, वो बचपन में भी उसे ऐसे ही शांत करता था। जब भी वो रोती या पैनिक करती, वो ऐसे ही उसके चेहरे पर जगह जगह किस करते हुए सॉरी कहता था और वो शांत हो जाती थी। और आज भी ये तरीका काम आ रहा था। कुछ सालों की दूरियां जरूर आ गई थी, पर वो रिश्ता अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद था जो पहले था। हाँ, बस अब एक हया, शर्म और एहतराम का पर्दा जरूर सामने आ गया था और कुछ फासले उम्र का भी था। वो अभी भी उसके चेहरे पर जगह जगह बेबी किसेस कर रहा था और वो किसी बंदर के बच्चे की तरह उसके कुर्ते को मुट्ठी में बांधी उसकी गोद में उससे ही चिपकी पूरे हक से बैठी थी। अदनान उसका सिर सहलाते हुए, अब माफ कर दिया,
मदीहा वैसे ही चिपकी हुई हल्की नाराजगी से कहती है, जाहिल है आप कसम से बहुत मिस्टर प्रोसिक्यूटर। एक और निक नेम पर फिलहाल तो उसकी नाराजगी दूर करने के लिए वो कुछ भी सुन सकता था। अदनान, आई एम सॉरी माय लॉर्ड। उसके मुंह से माय लॉर्ड सुनकर मदीहा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर वो जल्दी ही उस मुस्कुराहट को छिपाते हुए बड़े एटीट्यूड से कहती है, हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं बहुत काइंड हूँ इसलिए आपको माफ कर रही हूँ, पर अगर आपने दोबारा ऐसी वैसी कोई हरकत की तो मैं आपको इसी बैग के नीचे जिंदा गाड़ दूंगी। उसकी बात सुनकर या यूं कहो कि धमकी सुनकर अदनान नागवरी में उसे देखा है, मतलब ये लड़की जो भी कुछ टाइम पहले उसे उठा नहीं पा रही थी बेड से, कब उसे जिंदा गाड़ने की धमकी दे रही थी। यकीनन वो उसे यूं ही बेवकूफों की सरदारनी नहीं बुलाता था। वो अभी भी वैसे ही उसके सीने पर सिर रखे बैठी हुई थी। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे, पर नींद दोनों में से किसी की आंखों में नहीं थी। तभी मदीहा अचानक से कहती है, थैंक यू मिस्टर प्रोसिक्यूटर। अदनान नासमझी में, और वो क्यों माय लॉर्ड? मदीहा, मेरा भरोसा ना तोड़ने के लिए मैं वाकई बहुत डर गई थी, चाहे आप मुझे कितने ही जहर क्यों ना लगते हो, घमंडी जेलर चंगेज खान, अड़ियल स्टूपिड कंजूस मक्खी चूस ठरकी ही ना लगते हो, पर मुझे पता है आपके साथ में हमेशा सैफ ही रहूंगी, आप कभी मेरे साथ कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर अदनान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी, मतलब उसकी बीवी ने ले देकर कभी उसके लिए कुछ अच्छा बोला था तो वो भी इस तरीके से। वो खामोश ही रहना चुनता है। इस बात पर अब कहे भी तो क्या, वो दोनों अभी एक दूसरे की कुर्बत में ही बैठे थे कि मदीहा अचानक से उससे दूर हुई और जोर से चिल्लाई, आहे है व्हाट द हेल। ये चीखती हुई वो फौरन उठती है और बेड से उठकर तुरंत बाथरूम की तरफ दौड़ते हुए जाती है। उसे ऐसे दौड़ता हुआ अचानक से चीख कर जाता देख अदनान एक मिनट के लिए तो वहीं बैठा का बैठा रह जाता है, पर अगले ही पल जब उसे होश आता है तो वो खुद भी उठकर बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर खटखटाने लगता। अदनान बेचैनी से दरवाजा घटघटाते हैं, कपकेक क्या हुआ, बाहर आओ तुम अभी के अभी। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। ये देखकर वो और बेचैन हो जाता है और इस बार जरा गुस्से में कहता है, आई सेड कम आउटसाइड योर डैम इट। सुनाई नहीं दे रहा, बाहर आओ मैंने कहा, वरना ये दरवाजा तोड़ दूंगा मैं और फिर तुम्हारी खैर नहीं। पर अंदर से तब भी कोई आवाज नहीं आई। अब अदनान को डर के साथ साथ बेचैनी भी हो रही थी। वह किसी तरह खुद के डर को काबू कर कर दोबारा गुस्से में ही दरवाजा बुरी तरह पीटते हुए कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, बाहर आओ अभी के अभी, दरवाजा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यह मजाक मुझे बर्दाश्त नहीं है। कपकेक। इस बार भी अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। अब उसे और डर लग रहा था, क्योंकि वो ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करती थी। जब उससे और इंतजार नहीं हुआ तो वो गुस्से में दरवाजा लगभग तोड़ने वाला था कि तभी दरवाजा हल्का सा खुला और अंदर से मदीहा ने सिर्फ अपना सर बाहर निकाला। इस वक्त उसके चेहरे पर डर, घबराहट, शर्म, दर्द सब कुछ साफ साफ देखा जा सकता था। अदनान को उसके एक्सप्रेशंस देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वैसे ही घबराते हुए पूछता है, यह क्या हरकत है? बाहर आओ चुपचाप, अंदर क्या कर रही हो तुम? पर मदीहा नजरें नीचे करे हुए ही बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए ही कहती है, आप सोफिया को बुला दीजिए। उसकी बात सुनकर वो और चिढ़ जाता है, कहाँ वो उसके लिए परेशान हो रहा है और कहाँ उसे सोफिया की याद आ रही थी। अदनान को अगर अपनी पूरी जिंदगी में किसी से अभी तक सबसे ज्यादा जलन हुई है तो शायद वह सोफिया ही होगी, क्योंकि मदीहा को उससे ज्यादा तो सोफिया की जरूरत होती है। भूत चिढ़ते हुए ही गुस्से में कहता है, पागल हो क्या, रात के 2:30 बजे मैं उसे कहाँ से बुलाकर लाऊं, और उसकी जरूरत क्या है, मैं हूं ना, बताओ क्या प्रॉब्लम है, और पहले तो तुम यह बाहर आओ चुहिया की तरह अपना सिर निकाल कर खड़ी हो गई हो, मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा है, इधर घबराहट अलग हो रही है, तुम सीधे सीधे बाहर आ रही हो या मैं अंदर हूँ? उसकी बात सुनकर भी मदीहा बाहर नहीं आती, बल्कि जिद करते हुए कहती है, मैं नहीं आ सकती ना, आप प्लीज उसको बुलाकर ले आए, जितना कह रही हूँ ना आपसे अभी उतना ही कीजिए, अपना दिमाग मत चलाए ज्यादा। अदनान, नहीं मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, जब मैं हूं तो तुम्हें किसी और की क्यों जरूरत है, और आखिरी बार कह रहा हूं तुम खुद से बाहर आओ, वरना अगर मैं अंदर आया तो सारी रात हम बाथरूम में ही रहेंगे, फिर अगर वहां रहे तो अभी जो अभी बेड पर रुका है वो अंदर जरूर चालू हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मदीहा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसकी पकड़ दरवाजे पर जरा ढीली हो जाती है, जिससे का फायदा उठाकर अदनान फौरन हल्का सा दरवाजा पुश कर कर तुरंत अंदर आ जाता है, और उसे ऐसे अंदर आता देख वो फौरन 3-4 कदम पीछे होती है। उसे ऐसे घबराता देख वो दोबारा पूछता है, अब तुम चुपचाप बता रही हो कि प्रॉब्लम क्या है, या फिर मैं अपने तरीके से पता करूं? मदीहा यहाँ वहां देखते हुए उससे नजरें चुराकर झेपकर कहती है, कुछ प्रॉब्लम न नहीं है। आप बुला दीजिए ना सोफिया को। दोबारा सोफिया का शिकार सुनकर तो वो शहीद चिढ़ गया, मतलब
वो इतने प्यार से उससे पूछ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है और उसकी बीवी को सोफिया की याद आ रही है। इससे ज्यादा बुरा तो अदनान के लिए कुछ नहीं होगा। वो इरिटेशन में अपने माथे पर उंगलियां फिराते हुए खुद से ही कहता है, इस सोफिया को तो सबसे पहले कपकेक से दूर करना पड़ेगा वरना मेरी फैमिली नहीं बन पाएगी। अभी यहाँ बेडरूम में भी इसे सोफिया की याद आ रही है। वहाँ इंटरेस्टिंग और इस अजहर को समझाया था मैंने कि दूर रखे उसे मेरी बीवी से, पर नहीं ना जाने कैसी बहन है, मेरी खुद के भाई का ही घर नहीं बसने देना चाहती। वह अभी यही सब सो रहा था कि तभी उसके कानों में दोबारा मदीहा की सहमी हुई सी आवाज आती है, प्लीज बुला दीजिए ना। अदनान, बिल्कुल नहीं, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। जब मैं हूँ तुम्हारे पास तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं होना चाहिए। शौहर हूँ तुम्हारा, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है। मदीहा, मैं नहीं बता सकती, आप उसे बुलाकर लाइए। अदनान गुस्से में, मैंने कहा ना कि वो। इसे आगे वह कुछ नहीं कह सका क्योंकि उसकी नज़र मदीहा के पीछे लगे मिरर में उसके रिफ्लेक्शन पर पड़ी और उसके कपड़ों पर कुछ निशान देकर वो सारा मामला समझ गया। जारी है। ओवर केयर। अदनान गुस्से में, मैंने कहा ना कि वो। इसे आगे वह कुछ नहीं कह सका क्योंकि उसकी नज़र मदीहा के पीछे लगे मिरर में उसके रिफ्लेक्शन पर पड़ी और उसके कपड़ों पर कुछ निशान देकर वो सारा मामला समझ गया। मदीहा अभी भी खुद में सिमटी हुई खड़ी थी, तभी अदनान उसकी तरफ बढ़ता है और उसके नजदीक आकर उसकी चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहता है, यू गॉट योर पीरियड्स। उसके मुंह से ये सुनकर मदीहा फौरन हैरानी से उसकी तरफ देखती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो समझ जाएगा और जब अब उसे पता चल गया था तो वो और ज्यादा शर्मिंदा फील कर रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अदनान से नजरें मिला ले। ये सिचुएशन उसके लिए काफी ऑकवर्ड थी। वहीं अदनान उसकी खामोशी और झिझक बहुत अच्छे से समझ रहा था। वो बड़े प्यार से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थामकर उसे समझाते हुए कहता है, कपकेक लुक एट मी। पर मदीहा ने नजरें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी झिझक उसे रोक रही थी। इस सिचुएशन में वो अभी भी अदनान के साथ नहीं फंसना चाहती थी। एटलीस्ट उसे ऐसे शर्मिंदा फील करता देख वो हल्का सा झुककर उसके लेफ्ट गाल पर बेबी किस करते हुए अपनी गहरी आवाज में कहता है, तुम्हें शर्मिंदा फील करने की जरूरत नहीं है कपकेक, इट्स नॉर्मल, यू शुड नॉट बी ashamed अबाउट दिस। ये तो सब लड़कियों के साथ होता है, इट्स जस्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। और तुम्हें पता है अल्लाह ताला को पता था कि लड़कियां ही इतना दर्द बर्दाश्त कर पाएगी, लड़के नहीं। दैट्स व्हाई यू आर चूजन, नाउ लुक एट मी क्विक। उसके इस तरह प्यार से समझाने पर वो उसकी तरफ देखती है और अभी भी जरा झिझकते हुए कहती है, वो मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। उसके कहने पर अदनान एक पल को कुछ सोचता है, फिर आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। ये देखकर वो फौरन चौंकते हुए उसके कंधे पकड़ लेती है। उसे डर था कि कहीं वो गिर ना जाए और झिझकते हुए ही कहती है, नीचे उतारिए, आपके भी कपड़े खराब हो जाएंगे। अदनान बिना कुछ कहे उसे बेड के पास लाता है और बड़े प्यार से उसे बेड पर क्राउन से टेक कर बिठाता है। ये देखकर वो दोबारा कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, दाग लग जाएगा, बेडशीट पर बिल्कुल वाइट है ये आप। इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि अदनान अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे बिल्कुल चुप करा देता है और वैसे ही अपनी गहरी आवाज में कहता है, अगर गंदी हो जाएगी तो हो जाने दो, तुम्हारा शौहर इतना भी गरीब नहीं है कि उसके पास सिर्फ एक ही बेडशीट हो, तुम्हारे लिए तो मैं पूरा का पूरा मॉल खरीद सकता हूँ, समझी। उसकी बात सुनकर मदीहा के पास कुछ कहने को नहीं होता। वही अदनान हल्का सा झुककर उसके माथे को चूमते हुए प्यार से कहता है, मेरा यही इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ, एंड डोंट योर डरे टू मूव। इतना कहकर वो एक बार प्यार से उसका सिर सहलाते हुए वहां से चला जाता है और मदीहा बस दरवाजे को ही देखती रह जाती है जहां से वो गया था। जब कुछ पल बाद उसे एहसास होता है कि वो चला गया है तो अपने आप ही उसके हाथ अपने माथे को उसी जगह छूते हैं जहां भी वो चूम कर गया था। इधर अदनान जैसे ही बाहर आता है उसके एक्सप्रेशन से एकदम बदल जाते हैं क्योंकि उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। एक तो ऑलरेडी आधी रात से ज्यादा हो गया था, इस वक्त कोई भी स्टोर खुला तो नहीं होता और अगर कोई खुला भी होता तो वो घर से कम 2 घंटे की दूरी पर था क्योंकि सिद्दीकी हवेली ऑलमोस्ट कंट्री साइड पर थी। फिर कुछ सोचकर वो सीधा सेकंड फ्लोर पर जाता है और एक कमरे के बाहर रुककर जोर से दरवाजा खटखटाता है। अंदर अजहर जो बहुत गहरी नींद में सो रहा था, इस तरह अचानक अपना दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर फौरन उठ जाता है और नींद भरी आंखों से ही बड़ी मुश्किल से दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलता है तो सामने अदनान को खड़ा देखकर एकदम से डरकर 2 कदम पीछे होते हुए कहता है, भाई आप यहाँ इस वक्त, कोई इमरजेंसी है। अदनान एक पल उसे देखता है फिर बिना किसी भाव के एकदम से कहता है, मुझे सैनिटरी नैपकिन चाहिए। उसकी बात सुनकर अजहर की जैसे सारी नींद उड़ जाती है और वो हैरानी से दोबारा कंफर्म करने के लिए पूछता है, क्या क्या कहा आपने, मुझे कुछ गलत सुनाई दिया शायद। अदनान दोबारा ही बिना किसी भाव के अपनी सख्त आवाज में कहता है, मुझे सैनिटरी नैपकिन चाहिए।
अजहर को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो कहे क्या, फिर नासमझी में जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, भाई आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है, पर मैं भी आपकी तरह एक मर्द हूँ और मेरे पास आपको सैनिटरी नैपकिन तो नहीं मिल सकता और ना ही मैं किसी केमिस्ट की दुकान का ओनर हूँ। अदनान, तुम जाओ और सोफिया को जगाकर उससे सैनिटरी नैपकिन लेकर आओ। उसकी बात सुनकर तो जैसे अजहर पर कोई पटाखा फूटा और वो एकदम से हैरान होते हुए कहता है, यह क्या कह रहे हैं आप? मैं उससे ऐसी कोई चीज क्यों मांगूं जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं है, और आपको क्यों चाहिए सैनिटरी नैपकिन? अदनान, मुझे नहीं चाहिए, मेरी कपकेक को चाहिए और मुझे तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। मैं उसका भाई हूँ, अगर मैं गया तो वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तुम फियांसे हो जा सकते हो, 10 मिनट है तुम्हारे पास, जाओ और सैनिटरी नैपकिन लेकर मेरी स्टडी रूम में आओ। गॉट इट? अजहर उसे मना करने की एक आखिरी कोशिश करते हुए कहता है, भाई क्यों ना आप सोफिया को बुलाकर उसे खुद ही मदीहा के पास भेज दे। मैं भी कैसे जा सकता हूँ उसके पास, ठीक से बात तो करते नहीं हम दोनों एक दूसरे से। अदनान चिढ़ते हुए, अगर उसे भेजूंगा तो मदीहा फिर उसे जाने नहीं देगी और मेरी बीवी है, मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ। बस मुझे सैनिटरी नैपकिन चाहिए तो तुम वह मुझे लाकर दो, समझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो एक नज़र बुरी तरह उसे घूरकर वहां से अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। इधर अब अजहर की हालत खराब थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और वह सीधा रियान के कमरे के बाहर जाकर जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगता है। अब भाई जब उसकी नींद हराम हो चुकी है तो वो किसी और को कैसे सोने दे सकता है। कमरे के अंदर रेहान, जो देर रात पार्टी कर कर लौटा था, बड़ी गहरी नींद में सोया हुआ था, पर इस तरह अचानक दरवाजा खटखटाने के कारण नींद में ही डरते हुए एकदम से उठता है और बैलेंस बिगड़ने के कारण सीधा बेड से नीचे जाकर गिरता है। फिर बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपनी कमर पकड़ते हुए उठना है और दर्द बर्दाश्त करते हुए बड़ी मुश्किल से दरवाजे के पास आकर जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने अजहर को खड़ा देखकर गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है, अजहर भाई, मैं जान सकता हूँ कौन सी कयामत आई हुई थी जो आपने मुझे इस तरह जहीलों की तरह उठाया? अजहर, तुम यहाँ आराम से सो रहे हो, वहाँ तुम्हारा भाई मेरी नींदें हराम कर चुका है। उसकी बात सुनकर रियान नासमझी में उसे देखते हुए कहता है, भाई ने क्या कर दिया आप? अजहर उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेता है और एक ही सांस में फिर उसे सारा वाकया सुना देता है। रियान, हो तो यह मसला है, पर फिर आप मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? जाए, सोफिया का कमरा आप ही के तो फ्लोर पर है। उसकी बात सुनकर अजहन चिढ़ते हुए कहता है, मैं यहाँ तुम्हें कहानी सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इसलिए आया हूँ ताकि तुम जाओ और सोफिया से सैनिटरी नैपकिन लेकर आओ। रियान, जी आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं उसका भाई हूँ और वैसे तो हम सब मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं और यह सब चीजें बहुत कॉमन है, पर फिर भी मेरी छोटी बहन है, वो जरा झिझक है। आप समझिए, आप तो मंगेतर है, उसकी कुछ भी कर सकते हैं, तो जाए आप लेकर आए और मुझे सोने दीजिए। इतना कहकर वो वापस सोने जाने लगता है तो अजहर उसकी शर्ट पकड़कर वापस उसे पीछे खींचते हुए गुस्से में कहता है, मंगेतर हो तो क्या कुछ भी करूंगा मैं, आज तक हमने एक दूसरे को ठीक से गले तक नहीं लगाया, हमारे खानदान में शादी से पहले लड़का लड़की बात तक नहीं करते और तुम कह रहे हो मैं जाकर उससे ऐसी चीज मांगू? कुछ तो शर्म करो, कैसे भाई हो तुम? रियान भाई, आप पड़ोसियों के खानदान से नहीं है, मैं भी इसी खानदान से हूँ, और अब क्या कर सकते हैं, मैं जाऊंगा तो वो और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी, समझिए ना, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है तो मैं सोने जा रहा हूँ खुद के लिए, अब मुझे परेशान मत कीजिए और अपना मसला खुद सुलझाए, भाई ने आपसे कहा, मुझसे नहीं। इतना कहकर वो कमरे के अंदर चला जाता है और अजहन वही खड़ा रह जाता है। अब तक रियान उसके मुंह पर दरवाजा भी बंद कर चुका था, वह अभी भी वही परेशान सा खड़ा था कि तभी उसकी फोन में बीप की आवाज आती है। वह पॉकेट से फोन निकाल कर देखता है तो यह अदनान का मैसेज था, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। ये पढ़कर अब बेचारे अजहर के पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो सोफिया के कमरे के पास जाए, तो कुछ सोचकर वो हिम्मत कर कर सोफिया के कमरे की तरह बढ़ जाता है, पर उसके कमरे के बाहर खड़े होकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर कुछ सोचकर हिम्मत करके दरवाजा खटखटाता है। सोफिया की नींद जरा कच्ची होती थी तो वो फौरन उठ जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने अजहर को देखकर उसे भी जरा हैरानी होती है। इस वक्त वह उसे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए वह वैसे ही हैरान होते हुए पूछती है, आप यहाँ इस वक्त? अजहन कुछ झिझकते हुए, हाँ, वो मुझे कुछ चाहिए था। सोफिया, मुझे क्या चाहिए था आपको, वह भी इस वक्त कहिए। अजहर नजरें झुकाए हुए ही कहने की कोशिश करता है, वो मुझे वो। सोफिया, क्या चाहिए, बोलिए ना इस तरह। वो मैं क्या कर रहे हैं? अजहर एक गहरी सांस लेकर फाइनली कहता है, मुझे सैनिटरी नैपकिन चाहिए। उसकी बात सुनकर सोफिया एकदम से चुप रह जाती है, वो कुछ और पूछती या कहती उससे पहले ही अजहर उसे एक ही सांस में सारी बातें बता देता है।
सारी बातें सुनने के बाद सोफिया बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में वापस बाहर आकर एक सैनिटरी नैपकिन का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, उसे बहुत तकलीफ होती है इन दिनों में। अजहर फौरन मना करते हुए, नहीं नहीं तुम यहीं रुको, भाई ने सिर्फ यह मंगाया है और वो खुद हैंडल कर लेंगे उसे, यह बात तो तुम भी जानती हो कि उनसे बेहतर उसे कोई हैंडल नहीं कर पाता, और अब वो दोनों मियाँ बीवी है तो ऐसे मोमेंट्स उन्हें संभालना सीखना होगा। उसकी बात सुनकर सोफिया भी सहमति में सर हिला देती है और अजहन भी वहां से जाने लगता है। तभी सोफिया उसे रोकते हुए कहती है, आपको इतना ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं थी, यह बहुत ही नॉर्मल चीज है, सब लड़कियों के साथ होता है, भाई का तो मैं समझ सकती हूँ पर आप तो कल को मेरे शौहर हो जाएंगे, इस तरह अगर आप ऑकवर्ड होने लगेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अजहर, नहीं वो मुझे लगा मैं तुम्हें ऐसे नींद से उठाकर सैनिटरी नेपकिन मानूंगा तो तुम क्या सोचोगी, खैर आगे से मैं ध्यान रखूंगा, मैं बस तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करना चाहता था। इतना कहकर वो प्यार से उसके गाल को सहलाकर वहां से चला जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वह 2 मिनट लेट था और सोफिया भी उसे जाता देख वापस अपने कमरे में चली जाती है। इधर अजहन जैसे ही स्टडी रूम के दरवाजे के सामने जाकर रुकता है और नोक करने के लिए हाथ बढ़ाता है, अंदर से आवाज आती है, कम इन। ये सुनकर उसे जरा हैरानी आती है कि उसने तो अभी नोक भी नहीं करा, फिर अदनान को कैसे पता वो बाहर है, पर फिर अपने ख्यालों को झटककर अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही इससे पहले वो कुछ कहता अदनान अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ आता है और उसके हाथ से लगभग पैकेट छीनते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, पूरे 2 मिनट लेट हो तुम, इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और अजहन बस उसे देखता रह जाता है, मतलब हद है, पहले तो अदनान ने उसे अपना काम निकलवाया और अब ऐसे साइड करके चलता बना, ऊपर से सजा सुनाने का भी कह कर गया है। फिर वो भी एक गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है। इधर अदनान कमरे में आता है तो मदीहा अभी भी सिकुड़ी हुई सी बैठी थी, उसे जरूर बहुत दर्द हो रहा था जो उसकी शक्ल देखकर बताया जा सकता था। अदनान उसके पास जाता है और वो पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, कपकेक गो गेट चेंज। उसकी आवाज सुनकर वो नजरें ऊपर कर कर उसकी तरफ देखती है तो उसके हाथ में सैनिटरी नैपकिन देखकर उसे जरा अजीब सा लगता है, पर वो बिना कुछ कहे जल्दी से उसके हाथ से उसे लेकर सीधा बाथरूम की तरफ भागती है। वही अदनान उसकी जल्दबाजी देखकर ना में सिर हिलाता है और बाकी काम में लग जाता है। कुछ देर बाद मदीहा बाथरूम से कपड़े बदल कर आती है तो इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। वो जैसे ही बाहर आती है उसकी आंखें जरा हैरान हो जाती है, क्योंकि बेडशीट चेंज हो चुकी थी, साइड टेबल पर एक कप गर्मागर्म हॉट चॉकलेट रखा हुआ था, साथ में एक हॉट वाटर बैग रखा हुआ था। वही अदनान वही बैग के पास मदीहा का ही इंतजार कर रहा था, उसे आता देख वो फौरन उसके पास जाता है और उसे बाहों में उठाकर बैग की तरह लाने लगता है तो मदीहा चिल्लाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। अदनान उसे बैग पर लिटाते हुए कहता है, कितना बोलती हो तुम, जरा चुप रहा करो। उसके ऐसे कहने पर मदीहा कुछ और कहती उससे पहले ही वो दोबारा उससे कहता है, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, खामोश रहो, थोड़ा एनर्जी बचेगी। फिर हॉट चॉकलेट उसकी तरह बढ़ाकर आगे कहता है, ये लो, इसे पियोगी तो अच्छा लगेगा। मदीहा उसे अपनी इस तरह केयर करता बस देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अदनान की असली पर्सनैलिटी क्या है। कभी वो उस पर गुस्सा करता था, कभी इतना प्यार जताता था, और निकाह के बाद से तो उसकी पर्सनैलिटी एकदम जैसे 360 डिग्री बदल चुकी थी। इस वक्त उसे भी बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो बिना किसी बहस के चुपचाप उसके हाथ से मग लेकर पीने लगते हैं। वही अदनान भी हॉट वाटर बैग लेकर उसके पेट पर रखता है और धीरे धीरे रब करने लगता है ताकि उसे कुछ आराम मिले। उसे यह करता देखा वो जरा घबराते हुए कहती है, आप रहने दीजिए, मैं अपने आप खुद कर लूंगी। अदनान उसे आंखें दिखाकर, तुमसे प्यार से कुछ कहो तो तुम्हें समझ नहीं आता ना, मैं कर रहा हूँ ना, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, चुपचाप बैठी रहो और अपना हॉट चॉकलेट पियो। बेचारी और क्या कहती, इसलिए चुपचाप अपना हॉट चॉकलेट पीने लगती है। थोड़ी देर बाद जब उसका मग खाली हो जाता है तो अदनान उससे मग लेकर टेबल पर रखता है और उसे आराम से बेड पर लेटाकर धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगता है ताकि उसे कुछ हल्का फील हो। उसका दूसरा हाथ अभी भी वाटर बैग पर था जो उसके पेट पर रखा हुआ था। मदीहा को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इतनी रात हो चुकी थी, वो सोया भी नहीं था उसके चक्कर में, इसलिए वो जरा परेशान होते हुए कहती है, आप सो जाएं, मैं ठीक हूँ अब। अदनान गुस्से में अपनी सख्त आवाज में, तुम एकदम चुपचाप बैठी रहो, अगर तुम्हारी जबान से इसके बाद एक और शब्द निकला तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। फिर उसकी धमकी सुनकर अब वो खामोश हो जाती है, अब उसके पास कुछ और कहने के लिए नहीं था और वही अदनान दोबारा धीरे धीरे प्यार से उसका सिर सहलाने लगता है। थकावट के कारण कब मदीहा को नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता, और जब अदनान उसे ऐसे सुकून से सोता देखता है तो जरा सिर्फ चैन की सांस आती है। वो उसे बिल्कुल तकलीफ में नहीं देख सकता था, फिर चाहे रीजन इतना बायोलॉजिकल ही क्यों ना हो।
उसके सो जाने के बाद वो खुद भी लाइट्स ऑफ करता है और उसके बगल में लेटकर उसे कडल करते हुए लेट जाता है। थकावट के कारण उसे खुद भी कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। वो वैसे भी रात में ही जितना सोता था, दिन में तो उसे इतने काम होते थे। अगली सुबह सुबह के 9 बजे बजे अदनान और मदीहा के कमरे में। यहाँ का माहौल जरा अजीब सा था। मदीहा अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बेड पर क्राउन से टिककर सिर झुकाए बैठी थी और अदनान जो अब तक ऑफिस जाने के लिए पूरा तैयार था और उसे इतनी सारी हिदायत दे रहा था। अदनान उसे समझाने वाले लहजे में कम और धमकाने वाले लहजे में ज्यादा कहता है, आज तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना नहीं है और इस कमरे से बाहर मत निकालना। ड्रॉअर में तुम्हारे लिए चॉकलेट रखी है, अगर क्रेविंग हो तो खा लेना। मैंने फ्रूट्स कट कर कर साइड टेबल पर रख दी है, थोड़ी देर में खाते रहना। अम्मी को कह दिया है वो लंच और बाकी सब कुछ ले आएंगी तुम्हारे लिए कमरे में ही, इसलिए कमरे से बाहर कदम मत रखना। मैं वापस आऊं और मुझे पता चला कि तुमने कोई शैतानी की है ना, तो कसम से इस बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, सच में मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और हाँ, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, दर्द हो या कुछ भी हो तो फौरन मुझे फोन करना और सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील्स को स्क्रॉल मत करती रहना। अगर थोड़ा बेहतर लगे तो किताबें लेकर कुछ पढ़ भी लेना, इम्तिहान है तुम्हारे 1 हफ्ते बाद। मदीहा बस उसे ऐसे देख रही थी जैसे किसी पागल को देख रही हो। मतलब ये कोई पहली बार नहीं था जो उसके साथ ये हो रहा है, सालों से वो हर महीने इस सिचुएशन से गुजरती है और अदनान ने इस नॉर्मल सी चीज को इतना बड़ा बना दिया था उसके लिए, जैसे पता नहीं कोई जंग जीत के आ रही हो वो। पर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भी उससे बहस कर सके, और वैसे भी अगर वो कुछ कहती तो वो उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे जान ले लेगा उसकी, इसलिए वो चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही थी। मानना तो उसे था नहीं वैसे भी कुछ। अदनान उसे और समझाते हुए आगे कहता है, मैंने अम्मी से पूछकर कुछ पेन किलर्स मंगा लिए हैं, अगर थोड़ा बहुत दर्द हो तो ले लेना, ठीक है? कमरे से बाहर कहीं मत जाना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन कॉल करना। टीवी का रिमोट भी नहीं रखा है, चाहो तो नेटफ्लिक्स या कुछ भी देख सकती हो, पर कोई शैतानी नहीं। मदीहा से जब और उसका ज्ञान बर्दाश्त नहीं होता तो वो चिढ़ते हुए कहती है, अब आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? कल रात से देख रही हूँ मैं आपको, ये जो आपके लिए पहली बार सिचुएशन है ना, मेरे लिए हर महीने होती है। मुझे पता है इससे कैसे डील करना है। आपके पास यूट्रस नहीं है ना, तो अपना दिमाग मत लगाए। मुझे पता है मेरी सिचुएशन है और इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी आपने बना लिया है। हर महीने दर्द होता, हर महीने ब्लीडिंग होती है, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। अदनान, तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी कोई बीवी नहीं है ना। बेवकूफ सी अगर होती और दर्द में होती तब तुम्हें समझ आता कि कैसा लगता है एक शौहर होने के बाद अपनी बीवी को तकलीफ में देखकर। मदीहा, आपको पता भी है आप क्या बातें कर रहे हैं? इस बात में कोई लॉजिक भी है? मुझे तो कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा। मुझे तो समझ नहीं आता आप कोर्ट में कैसे केस लड़ते हैं और सबसे जीत भी कैसे जाते हैं, क्योंकि मुझे तो आपकी बातों में कभी कोई लॉजिक नहीं दिखाई देता। अदनान, एक काम करो, तुम भी एक मर्डर कर लो, फिर तुम्हारा केस लड़कर देख लूंगा, तुम्हें भी पता चल जाएगा। और गलती से हार भी गया तो क्या होगा, कुछ सालों की जेल, इतना तो कर सकती हो ना मेरे लिए। मदीहा उसकी बातें सुनकर गुस्से में उसे घूरती है पर कहती कुछ नहीं। वही उसे ऐसे चिढ़ता देख अदनान हल्का सा मुस्कुराकर उसके पास आता है और प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहता है, प्लीज कोई शैतानी नहीं, मैं घर पर आकर तुम्हारे साथ नॉर्मली बिहेव करना चाहता हूँ, पर जब भी वापस लौट कर आता हूँ तुम कोई नया कांड मेरे लिए तैयार रखती हो। इस बार कुछ नहीं, तुम अच्छे बच्चों की तरह घर में रहोगी और कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगा, समझी? मदीहा चिढ़कर, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो शैतानियां करती। फिर उसकी इस बात पर अदनान टेबल से अपना कोट उठाते हुए हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, कभी अपनी हरकतों को गौर से देखा करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों इतना फिक्रमंद रहता हूँ मैं तुम्हें लेकर। इतना खाकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है और मदीहा बस चिढ़ते हुए उसे देखते रह जाती है। थियर्स ऑफ जॉय जारी है। रेप केस। अदनान अभी अपने ऑफिस की तरफ ही जा रहा था कि अचानक उसकी कार रुक गई। वहां आसपास बहुत भीड़ लगी हुई थी, एक तरीके का जाम था। उसने एक नजर ट्रैफिक सिग्नल की तरफ देखा तो वो ग्रीन था, पर फिर भी वहां ऐसे जाम लगा हुआ था कि गाड़ी तो दूर की बात, किसी का पैदल चलकर जाना भी बड़ा मुश्किल था। काफी दूर पर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ हो। वो गाड़ी से उतरकर वहीं पास में खड़े एक ट्रैफिक पुलिस वाले को अपनी तरफ बुलाकर पूछता है, क्या हो रहा है? सिग्नल तो ग्रीन है, फिर इस तरह जाम क्यों लगा हुआ है? ट्रैफिक पुलिस वाला, साहब आगे ना हड़ताल पर बैठे हैं कुछ लोग, एक किसान है उसकी बच्ची का किसी ने रेप कर दिया है, पुलिस वालों ने केस रजिस्टर करने से मना कर दिया, कह रहे हैं कोई सबूत नहीं है ना कोई केस लड़ने वाला है, इसलिए वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी डेड बॉडी को लिए सड़क पर बैठे हुआ है। कुछ परिवार वाले भी हैं उसके, पुलिस वाले कोशिश कर रहे हैं उन्हें हटाने की, पर वो लोग मान ही नहीं रहे। उसकी बात सुनकर अदनान जरा सख्त आवाज में कहता है, जब केस रजिस्टर करना चाहता है तो फिर क्यों नहीं लिखाई जा रही है? इस देश में अब क्या नए कानून बन रहे हैं?
ट्रैफिक पुलिस वाला, अरे साहब आपको तो पता है इस देश का अमीरों के लिए कोई कानून नहीं होता, और वैसे भी यह आदमी तो हम जैसा नॉर्मल है, गरीब खानदान का, ना पैसे हैं ना पावर। किसी अमीर घराने के लड़के ने रेप किया है, उसकी बेटी का मात्र 16 साल की थी, वही दम तोड़ दिया, और अब पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे, हार कर हड़ताल पर बैठना पड़ा। उसकी बात सुनकर अदनान कुछ नहीं किया था, पर गुस्से में उसका चेहरा जरूर सख्त हो गया था। वो बिना उसे ट्रैफिक पुलिस वाले की कोई बात सुने सीधा उस तरफ बढ़ जाता है जिस तरफ उस किसान की फैमिली हड़ताल पर बैठी थी। वहां जाकर वो देखता है कुछ पुलिस वाले एक आदमी को डंडों से मार रहे हैं, और उस आदमी की गोद में एक सफेद कपड़े से ढकी एक लड़की की लाश थी। उसी आदमी के बगल में एक औरत भी बैठी हुई थी जो अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही थी। यह सब देखकर अदनान का माथा और ठनक गया और वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इधर एक पुलिस वाला उस आदमी को डंडों से मारते हुए कहता है, आखिरी बार कह रहा हूँ यहाँ से उठ जा, पूरा रास्ता जाम कर रखा है। तुम लोगों ने एक बार कहा ना कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, पर ज्यादा नाटक किया तो तुम लोगों के खिलाफ जरूर केस रजिस्टर कर दूंगा, निकलो यहाँ से। वो आदमी, मेरी बेटी को तो बचा नहीं पाया मैं, पर अब क्या उसे इंसाफ भी ना दिलाऊं? कैसा देश है ये जहाँ अमीरों के लिए कानून बदल जाते हैं, गरीबों पर अत्याचार होता है, और आपको पुलिस वाला हमारी हिफाजत के लिए बनाया है और आप ही हमारा शोषण कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर उस पुलिस वाले को और गुस्सा आ जाता है, और वो जोर से उसके सिर पर डंडे से मारने वाला होता है कि तभी कोई बीच में ही वो डंडा पकड़ लेता है। जब पुलिस वाला नजरें ऊपर करके देखना तो यह अदनान था, जो गुस्से में लाल आंखों से उस पुलिस वाले को ही घूर रहा था। 1 मिनट नहीं लगा उस पुलिस वाले को अदनान को पहचानने के लिए। वो अपने प्रोफेशन में इतना फेमस था कि शायद ही कोई हो जो उसे न जानता हूँ। उसे वहां देखकर वो पुलिस वाला तुरंत डंडा छोड़कर घबराते हुए कहता है, सर आप यहाँ जरूर, आपकी भी गाड़ी फंस गई होगी ना, मैं अभी निकलवाता हूँ। अदनान उसकी बातों को इग्नोर कर एक नज़र उस किसान और उसकी बीवी की तरफ देखता है, और फिर वापस उस पुलिस वाले को लगभग घूरते हुए पूछता है, इसलिए यूनिफॉर्म पहनाई गई है आपको कि आप नॉर्मल लोगों को इस तरह टॉर्चर करे? जान सकता हूँ मैं ऐसी कौन सी वजह आ गई है जो आप इस तरह से परेशान कर रहे हैं इन्हें? पुलिस वाला जरा झिझकते हुए कहता है, साहब वो दरअसल ये लोग यहाँ बाकी लोगों को परेशान कर रहे हैं, इनके चक्कर में सबको देरी हो रही है, रास्ता जाम कर बैठ गए हैं। मैंने बहुत समझाया प्यार से कि उठ जाए, पर उठ ही नहीं रहे, सुबह से हड़ताल लगा रखी है फालतू कामों के लिए। अदनान अपना चश्मा उतार कर अपनी शर्ट में लगाते हुए कहता है, एक लड़की का रेप हो गया है, उसके माँ बाप आपसे इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं और आपको ये फालतू का काम लग रहा है। जान सकता हूँ आपकी नज़रों में कौन सा काम इतना तवज्जो वाला है, क्योंकि जब आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम फालतू लग रही है तो फिर ऐसी और कौन सी चीज़ है जो आपके लिए काम की है? उसकी बात सुनकर उस पुलिस वाले की आंखें शर्म से झुक जाती है, क्योंकि पता तो उसे भी था कि वो गलत कर रहा है, पर पैसे और पावर की लालच में इंसान को कभी कभी कुछ दिखता ही नहीं है। वहीं अदनान बिना उस पुलिस वाले की तरफ देखे अब अपना ध्यान उस किसान की तरफ करता है, जो अभी भी अपनी बेटी की लाश को अपने कलेजे से लगाए वहीं बैठा था। कुछ सोचकर अदनान अपने पंजों के बल बैठकर उस किसान की तरफ देखकर पूछता है, नाम क्या है आपका? किसान नम आंखों से कहता है, साहब लखन नाम है मेरा, और यह मेरी बीवी लक्ष्मी। फिर एक छोटे से बच्चे की तरफ इशारा करते हुए, और यह मेरा बेटा आर्यन, अभी सिर्फ 5 साल का है। अदनान, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? आपने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश नहीं करी? उसकी बात सुनकर वो किसान अपनी नम आंखों से अपनी मरी हुई बेटी के शव को देखते हुए कहता है, साहब आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं करी होगी? इतने चक्कर काटे पुलिस थाने के, पर मजौल है जो कोई भी पुलिस वाला फल लिखना तो दूर की बात, मेरी बात भी सुन ले साहब, बहुत पैसा नहीं है मेरे पास, अपनी जमीन बेचकर एक बार को किसी वकील की फीस भर भी दूंगा, पर कोई तो लिखे। एक ही बेटी थी मेरी, 16 बरस की, मोहिनी नाम था इसका। एक दिन स्कूल गई तो वापस लौट कर नहीं आई, बहुत बड़े बड़े सपने थे साहब उसके, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी को पढ़ाना मेरे लिए इतना बड़ा श्राप बन जाएगा। ना मैं उसे पता आगे बढ़ाने के ख्वाब दिखाता, ना ही वो घर से बाहर निकलती, स्कूल जाती, ना लोगों की नज़र उस पर पड़ती, और ना ये सब होता। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ साहब, उसके साथ ये दुष्कर्म होने से तो बचा नहीं पाया, पर कम से कम उसकी आत्मा को शांति तो मिले। पर इन पुलिस वालों ने तो मुझे धमकी दी कि अगर मैंने फल लिखाने की कोशिश की तो मेरी बीवी को भी उठा लेंगे और मेरे बच्चे को मरवा देंगे। बहुत बड़े लोग हैं साहब वो। जैसे जैसे लखन अपनी सारी बात अदनान को सुना रहा था, वैसे वैसे अदनान का चेहरा गुस्से से और ज्यादा लाल होता जा रहा था। लखन की बात खत्म होते ही उसकी बीवी लक्ष्मी रोते हुए कहती है, साहब एक ही बेटी थी मेरी, सोचा था उसे पढ़ा लिखा कर अच्छी जगह ब्याह कर दूंगी, बहुत अरमान थे उसे लेकर मुझे, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी का ये हश्र होगा, और अब तो कोई हमारी बात तक सुनना नहीं चाहता। आप सोचिए कैसा लग रहा होगा मुझे जब मेरी बच्ची का अंतिम संस्कार करने की जगह इस तरह उसे लिए घूम रहे हैं हम।
इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। अदनान, आप लोगों ने किसी वकील से बात की? लखन साहब, बहुत पैसा तो नहीं है मेरे पास और यहाँ वकीलों की फीस तो लाखों में है। एक बार को अपनी जमीन घर सब बेचकर मैं फीस भर भी दूंगा, पर कोई केस लड़ने को तो तैयार हो। अदनान, जो अब तक खामोशी से उन्हें देख रहा था, उनके कंधे पर हाथ रखकर हल्का सा थपथपाते हुए कहता है, मैं लड़ूंगा आपका केस। उसकी बात सुनकर लखन एकदम हैरान हो जाता है। ज्यादा तो नहीं, पर वो अदनान को थोड़ा बहुत तो जानता था। अक्सर उसकी तस्वीर मैगजीन और न्यूज़पेपर में छपती रहती थी, इसलिए थोड़ा बहुत तो वाकिफ था उसकी शख्सियत से। उसकी बात सुनकर वो हैरान होते हुए ही कहता है, पर साहब, आपकी तो फीस करोड़ों में है, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। अदनान, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने आपसे फीस के लिए कुछ कहा ही नहीं। फिलहाल आप लोग गाड़ी में बैठे पहले जूरा पुलिस स्टेशन का एक चक्कर लगा कर आते हैं, मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी पावर है जो आपको फर्ज दर्ज करने नहीं दे रही। उसकी बात सुनकर लखन और लक्ष्मी उसे ऐसे देखने लगते हैं जैसे वो कोई मसीहा, और यकीनन वो इस वक्त उनके लिए कोई मसीहा ही था। अदनान उन दोनों को और उनके बेटे को अपनी कार में बैठाता है और एक नज़र उस पुलिस वाले को घूरकर खुद भी अपनी कार की तरफ चला जाता है, और यहाँ उस पुलिस वाले को समझ आ गया था कि अब तो उसकी वर्दी गई। कुछ देर बाद अदनान की कार एक पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकती है। पहले वो खुद उतरता है और लखन भी अपनी बेटी के शव को अपनी पत्नी को सौंपकर गाड़ी से उतरता है और उसके साथ पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगता है। लखन आगे चल रहा था और अदनान उसके पीछे। जैसे ही लखन पुलिस स्टेशन में इंटर करता है, वहीं बैठे एक पुलिस इंस्पेक्टर की नजर उस पर पड़ती है। वो इंस्पेक्टर कोई बड़ा अधिकारी लग रहा था, पर लखन को वहां देखकर वो गुस्से से तमतमाते हुए उससे कहता है, तू फिर आ गया, तुझे समझ नहीं आती, एक बार में कहा ना कोई फर्ज दर्ज नहीं होगी यहाँ पर। इससे पहले वो कुछ और आगे कह पाता, वहां एक रोबदार आवाज गूंजती है, तो फिर कहाँ दर्ज होगी, जरा ये भी बता दीजिए तिवारी जी। यह आवाज सुनकर वो इंस्पेक्टर, जिनका नाम रामदेव तिवारी था, वो आवाज की तरफ देखते हैं तो अदनान बड़े रो के साथ अंदर आ रहा था। उसे वहां देखकर वो इंस्पेक्टर एकदम घबरा जाता है, क्योंकि अदनान ने कई अधिकारियों को सस्पेंड कराया था अपने अभी तक के करियर में। वो इंस्पेक्टर फौरन उसके पास आकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मिस्टर सिद्दीकी, आप यहाँ? कोई काम था तो हमें बुला लेते। अदनान तल्खी से मुस्कुराते हुए, जी काम तो था, खैर मैं जान सकता हूँ आप इनकी फ क्यों नहीं लिख रहे। अदनान की बात सुनकर वो इंस्पेक्टर जरा घबरा जाता है और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, अरे साहब, ये तो ऐसे ही पागल आदमी है, जबरदस्ती मासूम लोगों के खिलाफ लिखवा कर उनसे पैसे ऐंठना चाहता है। इसकी खुद की बेटी के चाल चलन ठीक नहीं थे और अब जब कुछ हो गया है तो दूसरों को फंसा रहा है। अदनान बिना किसी भाव के खामोशी से उस इंस्पेक्टर की सारी बातें सुन रहा था, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये पता लगाना बड़ा मुश्किल था। जब उस इंस्पेक्टर की बात खत्म हो गई तो अदनान अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बेहद दिलकश तरीके से मुस्कुराकर कहता है, आपको तो काफी कुछ पता है इंस्पेक्टर साहब, खैर एक बार मैं भी अपना तारुफ दोबारा से आपसे कर देता हूँ। माई सेल्फ अदनान सिद्दीकी, लखन का ऑफिशियल लॉयर। उसके मुंह से ये सुनकर वो इंस्पेक्टर एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि अदनान कोई छोटा मोटा वकील नहीं था, वो देश का सबसे बेस्ट क्रिमिनल लॉयर था। बड़े बड़े लोग तरसते थे कि वो उनका केस लड़े, क्योंकि अगर एक बार उसने केस लड़ने की ठान ली तो उसका जीतना पक्का। इंस्पेक्टर सर, पर आप इसका केस क्यों लड़ रहे हैं? ये तो आपकी फीस का एक चौथाई तक नहीं दे पाएगा। अगर जिंदगी भर मेहनत करेगा भी तो फिर आप अपना वक्त मामूली लोगों के लिए क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अदनान उस इंस्पेक्टर की बात सुनकर जरा सख्त आवाज में कहता है, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे किसका केस लड़ना है और किसका नहीं, समझे? और हाँ, मुझ में और आप में फर्क है, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को इंसाफ दिलाना इंपॉर्टेंट है, वी आर नॉट द सेम। उसकी बात सुनकर वो इंस्पेक्टर अपने दांत दिखाते हुए कहता है, नहीं, वो मेरा मतलब वो नहीं था सर, मैं तो। अदनान, आपका जो भी मतलब हो, आई रियली डोंट केयर। फिलहाल मैं आपको ये बताने आया हूँ कि अब आपको किसी भी तरह की फल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सीधा कोर्ट से नोटिस आएगा, और उनके पास भी जिन्हें आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं या जिन्होंने आपको रिश्वत दी है। खैर, आप भी कोर्ट जरूर आइएगा, आपको भी वहाँ गवाही देनी पड़ेगी, जज के सामने बताना पड़ेगा कि क्यों आपने फल नहीं लिखी। अब हम चलते हैं, क्या है ना, आपकी तरह फालतू टाइम नहीं है हमारे पास। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और लखन भी जल्दी जल्दी उसके पीछे जाता है। वही वो इंस्पेक्टर अभी भी शॉक में खड़ा था। अदनान और लखन अभी बाहर ही आए थे कि तभी वहां जैद की कार आकर रुकती है और साथ में एक एम्बुलेंस भी थी। उन्हें वहां देखकर अदनान लखन से कहता है, आप अपनी वाइफ को लेकर जैद के साथ जाए, बॉडी का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, आपके सिग्नेचर की जरूरत भी पड़ेगी। पोस्टमार्टम के बाद हम बॉडी आपके हवाले कर देंगे ताकि आप फ्यूनरल कर सके, और इन सब के बाद फ्री होकर सीधा आप अपनी वाइफ के साथ मेरे पास आएगा, मुझे केस से रिलेटेड आपसे कुछ बातें करनी है। उसकी बात सुनकर लखन आंखें में सम्मान लिए उसे देखता है और बड़ी इज्जत से कहता है,
समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया कैसे करूं साहब, मैंने तो बड़े बड़े लोगों को सिर्फ ज़्यादती करते देखा है, आप पहले हैं जो हमारा मसीहा बनकर आए हैं, आप हमारे लिए भगवान जैसे हैं। इतना कहकर वो अदनान के पैर पकड़ने वाले होते हैं कि अदनान उन्हें कंधों से पकड़ वापस खड़ा करता है और कहता है, लखन जी यह हर किसी को भगवान मत बनाया कीजिए, भगवान तो एक है निराकार, हम सबकी सोच से परे, और आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, यह मेरा काम है, आपके साथ जो गलत हुआ वो तो मैं ठीक नहीं कर सकता पर इंसाफ तो दिला सकता हूँ, फिलहाल आप जाए, जैद आपको ले जाएगा। उसकी बात सुनकर जैद लखन को एम्बुलेंस की तरफ आने का इशारा करता है। अब तक लक्ष्मी अपनी बेटी का शव लेकर एम्बुलेंस में बैठ चुकी थी और उनके साथ उनका बेटा आर्यन भी था। लखन भी सीधा जाकर एम्बुलेंस में बैठता है और जैद अदनान से इजाजत लेकर वहां से सीधे अस्पताल की तरफ चला जाता है जहां पर उन्हें पोस्टमार्टम करना था और अदनान भी सीधा अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता। हाँ गाइज, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है सुनाने में